हेलो दोस्तों, मैं प्रधान प्रजापति आप सब लोगों का अपने यूट्यूब चैनल इंक्रीज मैथमेटिक्स क्लासेस पे आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि अपन लोगों ने पिछली कक्षाओं के अंदर कल देखा था कि समाकलन होता क्या है, समाकलन किस काम में आता है, समाकलन किसका व्युत्क्रम होता है, अवकलन किसका व्युत्क्रम होता है। और एक दो अपन लोगों ने कर्व देखे थे जिसमें पैराबोला देखा था। पैराबोला के अंदर अपन ने देखा था कि y बराबर एक्स स्क्वायर आ रहा था। जो अपन लोगों ने उसकी स्लोप निकाली थी, जो उसकी प्रवणता ढाल निकाली थी, वो जैसे y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस सी था। अब अपन लोगों ने वहाँ पे c की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी लेते हैं, लेकिन अपने पास में जो y बराबर एक सेकंड जो अपने पास में y बराबर एक्स स्क्वायर दे रखा था और c की वैल्यू अपन ने यहाँ पे कुछ भी पुट की थी, जैसे 0, 1, 2, 3। लेकिन जो y की अपने पास में इसका dy/dx करने के बाद में अपने को क्या प्राप्त हो रहा था, 2x, जो ये पैराबोला दे रखा है, परवलय दे रखा है, इसकी ये प्रवणता, इसकी स्लोप क्या आ रही थी, 2x। यहाँ पे c का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था, इसलिए इनकी सबकी स्लोप निकालने के बाद में अपने पास में क्या निकल रहा था, 2x। और स्लोप बोलते किसे हैं, स्लोप जो भी अपने पास में y बराबर जो भी प्लेन दे रखा है उसका अपन अवकलन करने के बाद जो प्राप्त होता है उसे प्रवणता कहते हैं। अब उसके आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे आपको लोगों को साफ दिखाई दे रहा होगा कि समाकलन जो अपन ने कल पढ़ा था ना, उसका सारा निचोड़ इसके अंदर दिया गया है। अब देखिए, जैसे अपने पास में इधर वाक्यांश लिखे हुए, उधर उनका अर्थ लिखा हुआ, उनका मीनिंग लिखा हुआ है। जैसे कि पहले अपन ने लिया एफ एक्स डी एक्स। एफ एक्स का समाकलन कर रहे हैं किसके सापेक्ष, डी एक्स के सापेक्ष, जहाँ पे एक्स ये डी एक्स किसके सापेक्ष हो गया, अक्ष के सापेक्ष है। फिर यहाँ देखो दूसरे में एफ एक्स डी एक्स में एफ एक्स का मतलब क्या हो गया, इसका समाकल्य कर रहे हैं किसका, एफ एक्स का, किसके सापेक्ष, अक्ष के सापेक्ष। फिर लिया एफ एक्स डी एक्स में अक्ष, जो ये अक्ष है ये क्या चीज है, इसे समाकलन चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समाकलन चर। फिर समाकलन करना, उसका मीनिंग निकल जाएगा, समाकलन ज्ञात करना है। और पांचवा जो पॉइंट दे रखा है अपने पास में, ऐप का समाकलन। ऐप का समाकलन का मतलब क्या होता है कि एक अपने पास में फलन दे रखा, अगर अपन लोग उसका समाकलन निकालेंगे तो जो फलन प्राप्त होगा अपने को कैपिटल एफ प्राप्त होगा। जैसा कि एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, अगर मैं इसका समाकलन कर देता हूं तो वो एफ एक्स के अंदर परिवर्तित हो जाएगा, किसके सापेक्ष में, अक्ष के सापेक्ष में। और फिर बाकी की जो अपने पास में समाकलन की संक्रिया दे रखी है, समाकलन की संक्रिया के अंदर क्या होता है, जो समाकलन ज्ञात करने का अपने पास में चक्र होता है या वो प्रक्रम होता है, उसे समाकलन क्रिया कहते हैं। अर्थात जितने भी अपने पास में प्रॉपर्टी दी गई है समाकलन ज्ञात करने के लिए, समाकलन ज्ञात करने के लिए, जैसे उनका योग, उनका अंतर व्यकलन करना, उनके सापेक्ष में, जैसे किसी फलन के साथ के अंदर कोई अचर पद के साथ गुणांक है तो उसे कैसे बाहर निकालना, वो सारे प्रक्रम किसके अंदर, वो संक्रिया किस में आ जाएगी, समाकलन संक्रिया के अंदर। समाकलन का अचर, समाकलन का अचर पद जहाँ पे अपने पास में से आ रहा है वो क्या चीज होता है, जो कोई भी एक वास्तविक संख्या जिसे अचर फलन कहते हैं, अर्थात वो एक अचर फलन है, कोई रियल नंबर आएगा, यहाँ से क्या किस में बिलोंग कर जाएगा, अपने पास में आर के अंदर, रियल नंबर के अंदर। तो ये अपन ने जो कल पढ़ा था उसका सारा निचोड़ है। अब आज हम लोग आगे फॉर्मूलों के बारे में देखेंगे कि समाकलन के अंदर अपन किन किन फॉर्मूलों का यूज करेंगे, उन फॉर्मूलाज को देखेंगे। आप लोग लिख लो इनको। मिटा देता हूँ। ये कल जो पढ़ाया उसका सारा निचोड़ है। इसके अंदर हम लोगों ने समाकलन के फॉर्मूलाज वगैरह और समाकलन कहते किसे हैं, समाकलन की संक्रिया वगैरह देखी थी। अब फॉर्मूला देखेंगे कि समाकलन के अंदर किन किन फॉर्मूलों का यूज किया जाता है।
देखिए दोस्तों, अब समाकलन के अंदर एक तरफ कल क्या पढ़ा था कि जो समाकलन होता है वो किसका व्युत्क्रम होता है? अवकलन का। तो एक तरफ तो मैं लिख रहा हूँ अवकलन के फॉर्मूलेस और दूसरी तरफ समाकलन, या फिर प्रत्यवकलज भी बोल सकते हैं, पूर्वाग्र भी बोल सकते हैं। इनका मीनिंग एक ही होता है, पूर्वाग्र। अब जैसा कि d/dx, यहाँ पे अगर x की पावर n दे रखा है, अगर x की पावर n का मैं अवकलन करता हूँ किसके सापेक्ष में? x के सापेक्ष में। तो जो n की पावर दे रखी है उसे अपने को मल्टीप्लाई में लेना है और x की पावर n में से कितना कम करना है? 1 कम करना है। अब यहाँ पे अवकलन, अब समाकलन क्या होता है? अवकलन का जस्ट उल्टा होता है। अब समाकलन निकालने के लिए किसका निकालेंगे? x की पावर n का, x की पावर n का। ये किस में चला जाएगा? यहाँ पे मल्टीप्लाई के अंदर आ रहा था, इसे डिवाइड में ले लेंगे। x की पावर n के साथ क्या a1 ऐड करना है, डिवाइड बाई n+1। जो ये निकल गया है ये समाकलन के फॉर्मूला है, इधर अवकलन का फॉर्मूला है। ये फर्स्ट फॉर्मूला हो गया। सेकंड के अंदर क्या दे रखा है कि जो भी अपने पास में x है, d/dx, x का अवकलन करते हैं किसी भी साथ में, जैसा x का अवकलन किसके सापेक्ष में कर रहे हैं? x के सापेक्ष में, तो अपने को क्या प्राप्त होगा? 1। वैसे ही इधर समाकलन के अंदर देखते हैं। अब ये 1 समाकलन करेंगे किसके सापेक्ष में? dx के सापेक्ष में, तो अपने को क्या प्राप्त हो जाएगा? x प्लस c। यहाँ पे क्या कांस्टेंट वैल्यू, कल समझाया था आप लोगों को। तो ये x देखो किसका उल्टा आ रहा है? dx अपॉन x का। तीसरा d/dx किसका अवकलन कर रहे हैं? sin x। sin x का अवकलन क्या होता है? cos x। अब वैसे समाकलन निकालते हैं, इधर समाकलन में क्या हो जाएगा? इधर cos x का समाकलन किसके सापेक्ष में? dx के सापेक्ष में। तो अपने को समाकलन में क्या प्राप्त हो रहा है? इधर देखो cos x का उल्टा sin x, तो cos x का जो समाकलन होगा वो क्या हो जाएगा? sin x। चौथा फॉर्मूला, अब देखो यहाँ पे sin x लिया था, अब किसका निकाल लेंगे? cos x का। d/dx किसके लिए? cos x के लिए। लेकिन साइन किसका? नेगेटिव साइन आ रहा है। नेगेटिव साइन के अंदर ये किस में चेंज हो जाएगा? sin x के अंदर। अब देखो d/dx माइनस cos x का अवकलन क्या निकला? sin x। अगर मैं इधर समाकलन करूँगा, किस चीज़ का समाकलन करूँगा? जो cos x का अपने को अवकलन प्राप्त हुआ उसका समाकलन करेंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा? cos x अर्थात sin x का समाकलन हो जाएगा। जैसा कि sin x dx क्या मिला? माइनस का cos x। देखिए दोस्तों, अवकलन जस्ट किसका व्युत्क्रम होता है? समाकलन का, या समाकलन व्युत्क्रम होता है अवकलन का। जैसे मैंने d/dx x की पावर n का मैंने इधर अवकलन देखा, तो इसमें n कहाँ पे आ रहा है? मल्टीप्लाई में आ रहा है, और x के ऊपर जो पावर लगाई गई है उसमें से अपन n में से एक कम करके घात लगा रहे हैं। जबकि x की पावर n समाकलन में क्या होता है कि उसमें एक घात बढ़ा के उसको भी डिवाइड में एक घात बढ़ाकर कर देंगे। x की पावर n में क्या ऐड किया? 1 डिवाइड बाई n+1। उसके बाद में देखिए, जैसा कि x अगर अपन किसी भी फलन का उसी के सापेक्ष में अगर समाकलन करते हैं, अवकलन करते हैं, तो उसकी वैल्यू अपने को 1 प्राप्त होती है। जैसा कि d/dx कौन सा फलन है अपने पास में? x, जिसकी वैल्यू, और x क्या होता है? जैसे मैंने y बराबर x लिखा, ये अपने पास में एक रेखा की समीकरण होती है, रेखा की समीकरण अर्थात लाइन इक्वेशन होती है। और फिर इधर जस्ट इसी का उल्टा 1 का मैंने समाकलन किया किसके सापेक्ष में? dx के सापेक्ष में, तो क्या मिला? x। वैसे ही cos x। अब sin x का अवकलन क्या होता है? cos x, तो cos x का समाकलन क्या हो जाएगा? sin x। वैसे ही d/dx अर्थात माइनस cos का अवकलन क्या होता है?
साइन एक्स और साइन एक्स का अपन क्या करेंगे समाकलन करने पे क्या मिल जाएगा माइनस का कोस एक्स। चलो दोस्तों आप लोग इनको नोट डाउन कीजिए। आप लोगों ने इसे नोट डाउन कर लिया होगा। अब आगे के फॉर्मूलाज देखते हैं। ये 4 फॉर्मूले हो गए और कुछ नहीं करना, अवकलन के याद हो गए तो अपने को समाकलन के याद हो जाएंगे, समाकलन याद हो गए तो अवकलन के फॉर्मूलाज याद हो जाएंगे। अब जैसे 5वां वहाँ पे d/dx किसका अवकलन करेंगे tan x का, किसके सापेक्ष में x के सापेक्ष में, तो क्या मिला अपने को sec स्क्वायर x। अब यहाँ पे अवकलन किसका मिल रहा है tan x का sec स्क्वायर x, तो समाकलन किसका करेंगे sec स्क्वायर x का, sec स्क्वायर x का। sec स्क्वायर x का अगर समाकलन निकालते हैं तो क्या मिला अपने पास में tan x, सॉरी ये dx साथ में लेना है, tan x प्लस c। अब आगे देखो दोस्तों, इसी प्रकार अपन cot x का लेंगे, cot x के बाद में sec x का निकालेंगे, sec x के बाद में cosec x का निकालेंगे। अब 6वां d/dx माइनस का cot x। अब वहाँ पे जैसे साइन x का अपन लोगों ने अवकलन किया था कोस x मिल गया था, लेकिन साइन x का मिला था जब अपन नेगेटिव साइन साथ में ले रहे थे। वैसे यहाँ पे tan x का अवकलन क्या निकल गया sec स्क्वायर x, लेकिन जो cot x ले रहे हैं वो किसके साथ में लेंगे नेगेटिव साइन के साथ में। और cot x का जो समाकलन होता है अपने पास में कोसेक स्क्वायर x, tan x का किसका सेक स्क्वायर x, तो cot x का कोसेक स्क्वायर x। अब किसका समाकलन करेगी अपने को माइनस का cot x प्राप्त हो जाए कोसेक स्क्वायर x का, तो कोसेक स्क्वायर x का किसके सापेक्ष में dx के सापेक्ष में मैं अगर समाकलन करता हूँ तो मेरे को क्या प्राप्त होता है माइनस का cot x। 7वां d/dx किसका निकालेंगे अवकलन sec x का। अगर sec x का निकालते हैं, sec x का अवकलन क्या होता है sec x tan x। sec x का अवकलन sec x के साथ में क्या रहा है tan x। ये याद कर, इस प्रकार से अपन लोग इन्हें याद कर सकते हैं कि sec x के साथ में क्या tan x, और sec x पहले से है तो tan x लगाते हैं, अपने पास में sec x का अवकलन प्राप्त हो जाता है। अब देखो, अब इधर sec x का अवकलन क्या मिल रहा है sec x tan x, तो इधर किसका समाकलन करेंगे sec x tan x का, किसके सापेक्ष dx के सापेक्ष, तो क्या मिलेगा अपने पास अपने को sec x। वैसे ही 8वां फॉर्मूला, 8 यहाँ पे sec x, अब किसका निकालेंगे कोसेक x का, d/dx माइनस का कोसेक x। कोसेक x का अपन शॉर्ट फॉर्मूला लेते हैं तो क्या निकल के आता है कोसेक साथ के साथ में ये डॉट किसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा कोट x के, अर्थात जो अपने पास में कोसेक x का जो अवकलन निकलता है वो क्या निकलता है कोसेक x और कोट x। अब समाकलन किसका निकालेंगे कोसेक x का और कोट x का, कोसेक x डॉट कोट x इज इक्वल टू किसका, ये अवकलन किस चीज़ का होता है कोसेक x का माइनस का कोसेक x। तो आप ये चारों फॉर्मूलाज नोट डाउन कीजिए। जैसा कि आप लोगों ने इन्हें नोट डाउन कर लिया होगा,
अब देखते हैं आगे 4-5 फॉर्मूला और है। ये फॉर्मूलाज का यूज़ करके अपन समाकलन के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उन्हें सॉल्व करेंगे। अब देखो किसका d/dx किसका अवकलन करेंगे, साइन इनवर्स अक्स का। अगर अपन लोगों ने साइन इनवर्स अक्स का अवकलन करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, 1/(1 - अक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स अक्स का अवकलन क्या होगा, 1/(1 - अक्स स्क्वायर। अगर इसी चीज़ का अपन समाकलन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/(1 - अक्स स्क्वायर dx का समाकलन क्या मिल जाएगा, जस्ट अवकलन का उल्टा, साइन इनवर्स अक्स। ये कितने हो गए थे वहाँ तक, 7 हो गए थे, अब 8वां, ये 8, ये 9। d/dx किसका निकालना है, cos इनवर्स x का। cos इनवर्स x का अवकलन करेंगे क्या मिलेगा, वही सेम √1 - अक्स स्क्वायर। और ये पे इन्हीं का समाकलन करते हैं 1/√1 - अक्स स्क्वायर का, किसके सापेक्ष में, dx के सापेक्ष में। तो अपने को क्या प्राप्त होता है, cos इनवर्स अक्स। और लेकिन किसके साथ में, अब जैसा कि अपन लोगों ने पहले भी देखा था कि cos के साथ में माइनस आ रहा है, तो यहाँ पे मैं माइनस लगा देता हूँ, ये माइनस साइन, तो इधर cos इनवर्स अक्स भी क्या हो जाएगा, माइनस का। अब देखो 10वां, d/dx किसका निकालना है, tan इनवर्स अक्स का। tan इनवर्स अक्स का क्या निकलेगा, 1/1 + अक्स स्क्वायर। tan इनवर्स अक्स का अवकलन क्या होता है, 1/1 + अक्स स्क्वायर। तो इधर क्या समाकलन हो जाएगा, 1 + अक्स स्क्वायर का समाकलन किसके सापेक्ष के अंदर, dx के सापेक्ष में निकालते हैं तो क्या निकलेगा, tan इनवर्स अक्स। अब देखो यहाँ tan इनवर्स साइन पॉजिटिव में, cos इनवर्स नेगेटिव में, tan इनवर्स x पॉजिटिव में। अब cot इनवर्स x का निकालेंगे, वो किसके साथ में आ जाएगा, नेगेटिव के साथ में। जैसे d/dx माइनस cot इनवर्स x का अगर अवकलन लेते हैं तो अपने पास में क्या मिलता है, वही 1/1 + अक्स स्क्वायर। और इधर समाकलन करते हैं 1 + 1/, अक्स स्क्वायर किसके सापेक्ष में, dx के सापेक्ष में। तो अपने को क्या मिलता है, ये माइनस का cot इनवर्स अक्स, cot इनवर्स अक्स। ये फिर अपन लोगों ने 4 फॉर्मूला देखे। d/dx साइन इनवर्स अक्स का जो अवकलन होता है वो 1/√1 - अक्स स्क्वायर होता है। और अगर अपन 1/1 प्लस रूट के अंदर 1 माइनस साइन, ये माइनस अक्स स्क्वायर का अगर समाकलन करते हैं तो 1/√1 - अक्स स्क्वायर dx वो किस में निकल के आ जाएगा, साइन इनवर्स अक्स, उसका समाकलन निकल जाएगा। फिर देखा जो d/dx माइनस का cos अक्स निकालते हैं, अर्थात माइनस cos अक्स का अवकलन करते हैं तो क्या प्राप्त होता है अपने को, साइन अक्स 1/√1 - अक्स स्क्वायर। फिर अगर अपन लोगों ने √1/√1 - अक्स स्क्वायर का समाकलन करते हैं तो माइनस का cos इनवर्स अक्स प्राप्त होता है। फिर आगे देखा tan अक्स का, अगर अपन लोगों ने tan अक्स का अवकलन करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, 1/1 + अक्स स्क्वायर। और इधर मैं समाकलन करता हूँ किसका, 1/1 + अक्स स्क्वायर का अगर समाकलन करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, tan इनवर्स अक्स। वैसे कोट किसके साथ में आ जाएगा, नेगेटिव साइन के साथ में। अगर मैं माइनस का cot इनवर्स अक्स का क्या करता हूँ, अवकलन करने पे मेरे को क्या प्राप्त होता है, 1/1 + अक्स स्क्वायर। अगर मैं इसी को समाकलन के साथ में लेता हूँ तो 1/1 + अक्स स्क्वायर dx का समाकलन मेरे को अक्स के सापेक्ष में क्या मिल जाएगा, माइनस का cot इनवर्स अक्स।
तो दोस्तों ये फॉर्मूला आप लोगों को याद हो गए होंगे। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। ये जितने भी फॉर्मूलाज है 10-12 इनको अपने को याद करना है पूरा, क्योंकि इन्हीं फॉर्मूलाज से अपन समाकलन और अवकलन के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। कहाँ तक आ गए? कॉट इनवर्स अक्ष तक। अब निकालते हैं से अवकलन d/dx सेक इनवर्स अक्ष का। सेक इनवर्स अक्ष का कितने नंबर पे आ रहा था अपने पास में? 12वें नंबर पे। तो सेक इनवर्स अक्ष का निकालते हैं तो क्या आ जाएगा अपने को कि 1 अक्ष के साथ क्या आ जाएगा? रूट अक्ष स्क्वायर माइनस का 1, और वहाँ पे साइन के अंदर क्या आ रहा था? 1 माइनस अक्ष स्क्वायर। कोस के अंदर भी क्या हो रहा था? 1/√1 माइनस अक्ष स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे जो आ रहा है ये तो एक तरीके से किसका हो जाएगा, लेकिन उल्टा 1 माइनस अक्ष स्क्वायर। यहाँ क्या आ रहा है? अक्ष स्क्वायर माइनस 1, वो भी किसके मल्टीप्लाई में? 1 अक्ष के मल्टीप्लाई में। तो मैं अगर इसी का समाकलन करना चाहूँ 1/x रूट अक्ष स्क्वायर माइनस 1 का किसके सापेक्ष के अंदर? dx के सापेक्ष के अंदर, तो क्या निकल के आ जाएगा? सेक इनवर्स अक्ष। वैसे ही आगे देखिए 13वां d/dx क्या? कोसेक इनवर्स अक्ष का, कोसेक इनवर्स अक्ष का। इसका अगर मैं अवकलन करता हूँ तो इसका अवकलन भी मेरे को क्या प्राप्त होगा? जो ही सेक इनवर्स का अवकलन होगा वो ये अवकलन किसका हो जाएगा? कोसेक इनवर्स अक्ष का। अक्ष स्क्वायर माइनस 1 और समाकलन में समाकलन 1/x रूट अक्ष स्क्वायर माइनस 1 और किसके सापेक्ष? dx के सापेक्ष में। और जितने भी समाकलन कर रहे हैं ना उनके साथ में c चलता जाएगा, क्यों? c एक कांस्टेंट वैल्यू है। एक समाकलन स्थिरांक भी बोल सकते हैं या अचर पद कोई भी बोल सकते हैं, कुछ भी। अब 1/x रूट अक्ष स्क्वायर माइनस 1 का समाकलन क्या हो जाएगा? कोसेक इनवर्स अक्ष प्लस c। ये सेक इनवर्स अक्ष का अवकलन, उधर 1/x रूट अक्ष स्क्वायर माइनस 1 का समाकलन। वैसे d/dx कोसेक इनवर्स अक्ष का भी अवकलन क्या? 1/x रूट अक्ष स्क्वायर माइनस 1 और 1/x डिवाइड बाई रूट अक्ष स्क्वायर माइनस 1 का समाकलन अपने पास में क्या निकल रहा है? कोसेक इनवर्स अक्ष प्लस c। 13 ये हो गया अपना 14 d/dx किसका? e की पावर x। e की पावर x क्या होता है? जब भी e की पावर x का अवकलन करेंगे अपने को वापस क्या मिलेगा? e की पावर x मिलेगा। और इसका समाकलन करेंगे वापस किसका? e की पावर x का dx के सापेक्ष में, तो भी अपने को वापस क्या मिला? e की पावर x। अब उसके बाद देखिए 15 के अंदर क्या होता है कि d/dx किसका करना है? log x का। x किस में रहेगा? पॉजिटिव के अंदर, इसलिए अपन ने इस पर क्या लगा दिया? मापांक। इसका अवकलन क्या होता है? 1/x, और इसी का 1/x का समाकलन करेंगे 1/x dx, वो अपने को क्या मिल जाएगा? log x प्लस c। ये अपने पास में फॉर्मूलाज हो गए, इसे नोट डाउन कर लो। फिर देखते हैं इसके बाद में एक और फॉर्मूला रह गया, अभी जगह नहीं है, आगे वाली जगह एक बार लिख लो इन सबको, फिर लिखते हैं उसको। हाँ तो दोस्तों आप लोगों ने लिख लिया होगा, एक लास्ट फॉर्मूला बचा है, उसके बाद में देखते हैं अनिश्चित समाकलन। जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि समाकलन दो प्रकार के होते हैं, एक तो निश्चित समाकलन, एक अनिश्चित समाकलन। निश्चित समाकलन में हमने क्या देखा था? जिसके अंदर एक लिमिट पॉइंट दिया होगा उसे बाउंडेड अर्थात निश्चित समाकलन कहेंगे। और अनिश्चित समाकलन में क्या होगा? अनिश्चित समाकलन के अंदर
अपने पास में कोई भी पॉइंट आता है तो उसके लिमिट नहीं दे रखी होगी, उसका क्षेत्रफल अपन अनिश्चित समाकलन की सहायता से निकालेंगे। अब बढ़ते हैं आगे की ओर, ये लास्ट फॉर्मूला लिख लेते हैं। ये अपने शायद 16वां फॉर्मूला हो गया किसका, d/dx a की पावर x अपॉन किसका, log a का। तो अपने पास में क्या मिल जाएगा, a की पावर x। कहने का मतलब a की पावर x में अपॉन में क्या होना चाहिए, log a, तो वो किस में आ जाएगा, a की पावर x के अंदर। और a की पावर x का मैं समाकलन करता हूँ a की पावर x dx, तो क्या मिल जाएगा, a की पावर x अपॉन log x log a प्लस c। ये अपने पूरे फॉर्मूला कंप्लीट हो गए 7.1 के, आप इसे नोट डाउन कर लो। अब बढ़ते हैं आगे की ओर, सेकंड टॉपिक जो क्या होता है, अनिश्चित समाकलन। अनिश्चित समाकलन कहते किसे थे, ये अपन लोगों ने कल की क्लास के अंदर पढ़ा था। ये अनिश्चित समाकलन, हेडिंग डालते हैं अनिश्चित समाकलन। अनिश्चित समाकलन अनिश्चित समाकलन अनिश्चित समाकलन को अपन को क्या है कि जो भी इसे सॉल्व करेंगे उसके लिए बहुत सारी संक्रियाएं होती हैं, उन संक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। अनिश्चित समाकलन के अंदर अपन पहली प्रॉपर्टी या संक्रिया देखते हैं जिसे अवकलन, लिखते जाओ, अवकलन एवं समाकलन क्रियाएं एक दूसरे के क्या होती है, अवकलन एवं समाकलन क्रियाएं एक दूसरे के व्युत्क्रम होती है। और हमें पता है कि अवकलन और समाकलन वैसे ही आपस में एक दूसरे के व्युत्क्रम है, तो अवकलन एवं समाकलन क्रियाएं एक दूसरे के व्युत्क्रम होती है। अर्थात क्या कहना चाहता है, इसे अपन मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते हैं, जैसे d/dx समाकलन किसका कर रहा हूँ मैं, f(x) का, किसके सापेक्ष में, dx के सापेक्ष में। तो क्या मिल रहा है मेरे को, एक f(x). अब या तथा वहाँ पे क्या आ रहा है f(x), अब मैं इसी का d/dx मतलब अवकलन कर रहा हूँ, जो क्या नहीं हो जाएगा f'(x), और ये अपना समाकलन हो जाएगा dx के सापेक्ष में, और इधर क्या आ जाएगा, समाकलन करने पे f(x) प्लस c। बस अवकलन एवं समाकलन क्रियाएं एक दूसरे के विपरीत होती है। ये देखो, ये समाकलन यहाँ पे कर रखा है, ये अवकलन हो गया। और ये देखो जस्ट अगर मैं इसी f(x) dx समाकलन करने के बाद अगर उसका अवकलन करता हूँ तो f(x) प्राप्त होता है, और f'(x) dx का मैं अगर समाकलन करता हूँ तो फलन प्लस c अर्थात f(x) प्लस c प्राप्त होता है। ये अपनी पहली संक्रिया हो गई। सेकंड संक्रिया देखते हैं किसके लिए, ऐसे दो अनिश्चित समाकलन, ऐसे दो अनिश्चित समाकलन, क्या ऐसे दो अनिश्चित समाकलन जिनके अवकलज समान हो, जिनके क्या डेरिवेटिव क्या होने चाहिए, समान मतलब सेम होने चाहिए, जिनके अवकलज क्या हो, समान हो, और समाकलन अवकलज समान हो, और वक्रों के पृष्ठ, वक्र कर्व वक्रों के एक ही क्या हो, परिवार को प्रदर्शित करते हो। जैसे अपन ने कल y=x² लिया था, लेकिन उसमें c की वैल्यू अलग अलग प्रकार से पुट करते जा रहे थे, लेकिन जो अपन ने उनकी प्रवणता स्लोप निकाल रहे थे उस कर्व की, पैराबोला की, वो क्या थे, सारे एक ही परिवार में शामिल थे। कर्वों पे मिले वक्र के एक ही परिवार से हो
परिवार से हो या परिवार को प्रदर्शित करते हो तथा तब अब इसे मैथमेटिकल फॉर्म में मैं ऊपर वाले में लिख लेता हूँ। इसको लिख लिया होगा फर्स्ट प्रॉपर्टी को। अब से फर्स्ट सेकंड में क्या बोल रहा है कि अपने पास में जैसे कि दो फलन दिए गए, कौन कौन से, एफ एंड जी। अगर मैं इनका समाकलन अवकलन निकालता हूँ तो इसका अलग हो जाएगा, इसका अलग हो जाएगा। इसे भी मिटा देता हूँ, जगह हो जाएगी तो आप लोगों को पूरा मैं सॉल्व करके दिखा सकता हूँ। देखो एफ एंड जी दो फलन है, दो फलन है। अगर मैं किसका डी अपॉन डी एक्स का अवकलन समाकलन में किसका कर दूं, एफ एक्स का किसके सापेक्ष में, डी एक्स में। ये किसके इक्वल टू में आ जाएगा, डी अपॉन डी एक्स समाकलन जी एक्स और ये डी एक्स। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगर मैं इस पार्ट को मैं इधर ले आता हूँ तो डी अपॉन डी एक्स समाकलन एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू, सॉरी इसको इधर ले आए तो नेगेटिव में हो जाएगा, साइन समाकलन जी एक्स डी एक्स, ये ब्रैकेट में बंद हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। अगर मैं इनका समाकलन करता हूं तो इसके साथ में C1 आ जाएगा, इसके साथ में C2 आ जाएगा। या देखो अब इसके बाद में देखो ये एक प्रॉपर्टी कि समाकलन एफ एक्स डी एक्स और माइनस का समाकलन जी एक्स डी एक्स की वैल्यू मैंने क्या मान ली, सी यहाँ पे क्या है, एक वास्तविक अचर स्थिरांक है। अर्थात सी की वैल्यू कहाँ से निकल जाएगी, वास्तविक अर्थात रियल नंबर से, वास्तविक संख्या अचर स्थिरांक, अचर स्थिरांक। जब सी की वैल्यू अपने पास में प्राप्त होगी दोस्तों वो हमेशा रियल नंबर होगी, ये नेगेटिव में नहीं निकल के आएगी, ये पॉजिटिव के अंदर, अर्थात उसमें ऐड होगा ना कि उसमें से अपन उसका घटाएंगे। सी को कभी घटाएंगे नहीं, आता ये नेगेटिव में नहीं होगा, ये हमेशा पॉजिटिव के अंदर होगा। सी एक अपने पास में वास्तविक संख्या हो गई। अब मैं अगर इनका समाकलन करता हूँ जैसे, या एफ एक्स डी एक्स प्लस C1 हो जाएगा एंड इज इक्वल टू समाकलन जी एक्स और ये डी एक्स प्लस C2 प्राप्त हो जाएगा। और ये अपन को सिद्ध करना था। कहने का मतलब जो कर्व दिया होगा वो उसी के अंदर, उसी के परिवार से बिलोंग करेगा। तो ये देखो C1 C2, अगर इनको अपन C1 C2 को भी आपस में ऐड करके एक प्रॉपर तरीके से C अतः उसे C1 प्लस C2 इज इक्वल टू C वास्तविक संख्या अचर स्थिरांक में परिवर्तित कर सकते हैं। तो ये अनिश्चित समाकलन की सेकंड प्रॉपर्टी हो गई, नोट डाउन कीजिए। फिर तीसरी प्रॉपर्टी पे चलते हैं आगे की ओर। स्क्रीनशॉट ले लो या फिर वीडियो को पॉज करके लिख लेना। ये सेकंड प्रॉपर्टी। अब चलते हैं थर्ड प्रॉपर्टी पे। थर्ड प्रॉपर्टी अपने को, तीसरी प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि जो अवकलन या किसके लिए, एडिशन के लिए या माइनस के लिए, दोनों के लिए अगर अपन प्रॉपर्टी देखते हैं योग के लिए, तीसरी प्रॉपर्टी क्या, फलनों के योगफल को कितने फलन होने चाहिए, दो ही फलन। फलनों के योगफल का समाकलन, फलनों के योगफल का क्या करना है, समाकलन। अर्थात दो फलन दे रखे हैं अगर अपने को तो उनका समाकलन कैसे किया जाता है। तो उन समाकलनों के योग के बराबर होगा, योग के बराबर होगा। अर्थात जैसे कि अपने पास में कोई दो
फलन दे रखे हैं। कौन कौन से? एक एफ एंड एक जी। अगर मैं एफ का समाकलन कर रहा हूँ तो इसे अलग करके कर सकता हूँ, और जी का जो समाकलन कर रहा हूँ जी को अलग करके, जैसा कि आप मैंने ले लिया समाकलन e की पावर x dx और प्लस, या फिर ऐसे कर लो इसको, समाकलन e की पावर x प्लस x और dx। अब देखो दो फलन हो गए, एक e की पावर x का फलन हो गया एंड एक x हो गया जो कि लाइन का हो जाएगा। अब e की पावर x को मैं अलग ले लेता हूँ, e की पावर x dx प्लस समाकलन x और ये dx। e की पावर x का समाकलन देखो e की पावर x निकल जाएगा, जबकि x की पावर कितनी दे रखी है यहाँ पे 1, तो इसका समाकलन किसकी पावर से? x की पावर n का समाकलन क्या होता है? x की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1। तो इसका समाकलन देखो e की पावर x का अपन ने अभी फॉर्मूले के अंदर देखा था, e की पावर x प्लस c, इसको 1 दे देते हैं, प्लस इसका निकाला तो x की पावर n से x की पावर 2 डिवाइड बाई 2 प्लस c2 आ जाएगा। और c1 c2 को अपन एक अचर कांस्टेंट वैल्यू दे देते हैं, x स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस c, और इधर लिख देते हैं c1 प्लस c2 इज इक्वल टू c। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। अब मैं इसे मैथमेटिकल फॉर्म में लिख देता हूँ, इसको मिटा दूँ। आगे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे तो आपको ये प्रॉपर्टी आसानी से समझ में आ जाएगी। जैसे दो फलन दे रखे हैं, माना कि दो फलन कौन कौन से? एफ एंड जी, ये दो फलन दे रखे हैं। अगर मैं इनको, ये तो हो जाएगा अपने पास में एफ एक्स डी एक्स, ये हो गया डी एक्स प्लस किसका? जी एक्स डी एक्स, और इनका समाकलन करने के बाद के अंदर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, जी एक्स डी एक्स प्लस समाकलन एफ एक्स, और ये हो गया अपना डी एक्स। और यही चीज़ अपन किसके लिए, फोर्थ प्रॉपर्टी किसके लिए देख सकते हैं? व्यवकलन के लिए, अर्थात माइनस के लिए। तो मैं इस प्लस के साइन की जगह क्या कर दूंगा? माइनस, और यहाँ पर भी माइनस। अर्थात अगर दो फलन आपस में माइनस से दे रखे हो तो अपन उन फलनों का भी जो समाकलन करेंगे, उन फलनों को भी आपस में अपन लोग अलग कर करके उनका समाकलन कर सकते हैं। जैसे एफ एक्स डी एक्स को अलग ले लेंगे और जी एक्स डी एक्स को अलग कर लेंगे। सेम प्लस के लिए और माइनस के लिए यही है। और एक लास्ट प्रॉपर्टी है, अब आज की क्लास यहीं तक करेंगे। ये लास्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं। अब देखो ये तो क्या हो गया, पहला तो समाकलनों के अंदर अगर समाकलन समान दिए गए हो तो उनके लिए देखा था। फिर दूसरे के अंदर हम लोगों ने देखा था कि अगर जैसे दो फलन दे रखे हैं वो आपस में एक समान है तो उनका अंतर वगैरह व्यवकलन वगैरह देख लिया। और तीसरा व्यवकलन हो गया सम के लिए अर्थात प्लस के लिए हो गया। अब देखते हैं कोई अचर पद के साथ अगर किसी पद को अगर अपन किसी अचर संख्या से गुणा कर देते हैं या किसी रियल नंबर के साथ गुणा करते हैं, कांस्टेंट वैल्यू के साथ में गुणा कर देते हैं, उसका समाकलन कैसे किया जाता है। तो लास्ट प्रॉपर्टी देख लो, किसी अचर और फलन, एक तो अचर क्या हो जाएगी कांस्टेंट वैल्यू, और फलन के गुणन का क्या करना है? गुणन का समाकलन। जैसे देखो के, अब यहाँ पे अपने पास में एफ एक्स कोई क्या दे रखा होगा फलन, और के कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी, और इसका समाकलन करेंगे डी एक्स। तो इस प्रकार के समाकलन को करने के लिए अपने को क्या करना होगा, इसके जो कांस्टेंट वैल्यू इसको बाहर निकाल लेंगे, अर्थात के समाकलन एफ एक्स, और ये हो जाएगा डी एक्स प्लस सी। लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे समाकलन अभी किया नहीं है, इसलिए इसी को नहीं लिखेंगे। और ऐसे में ऐसे कर दूं, जैसे K1 एफ एक्स
और dx प्लस k2, ये समाकलन के साथ में fx dx। ऐसे में अगर इन्फिनिट तक चलता हूँ, कहाँ तक, kn तक, और वही अपने पास में fx कहाँ तक, kn तक, ये समाकलन fx dx। अब क्या मैं इन k1 k2 और k3 को अलग अलग बाहर निकाल सकता हूँ समाकलन वाले पद से? तो देखो, ये k1 यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ये समाकलन का साइन ये किसके बराबर में आ जाएगा, इस पूरी इक्वेशन के इक्वल टू में। तो k1 fx dx प्लस k2 को बाहर निकाला fx, ये dx हो जाएगा। इसके बाद में क्या बाहर निकाल लेंगे, यहाँ से बाहर ले लेंगे kn, ये समाकलन fx और ये dx। इस प्रकार से अपन कांस्टेंट वैल्यू को बाहर निकाल के समाकलन कर सकते हैं। यदि कोई अपने पास में फलन दिया गया, उस फलन के साथ में कोई कांस्टेंट वैल्यू का गुणा किया जा रहा है, तो अपन उस कांस्टेंट वैल्यू को उस फलन से बाहर लेके, अर्थात समाकलन से बाहर लेके उस फलन का समाकलन करके देख सकते हैं। व्यकलन और इसमें सम के लिए अर्थात योग के लिए योग संक्रिया और व्यकलन संक्रिया के अंदर क्या होगा कि दोनों पदों के जितने भी अपने पास में फलन दिए होंगे, उन फलनों को आपस में अलग कर करके उनका समाकलन निकाल सकते हैं। और यदि दो फलन अपने को समान दे रखे हैं, तो उन दोनों समान फलनों का एक फलन का जो समाकलन अपने पास में निकल के आएगा, वही समाकलन दूसरे फलन का निकल के आएगा। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आज की क्लास आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी, और अपनी इन क्लासों को अपने दोस्तों के साथ, 12th क्लास के बच्चों के साथ में शेयर कीजिए। अगर आप अपने को इसमें कुछ रेस्पॉन्स दिखा, तो अपन 10th की क्लास से भी स्टार्ट कर देंगे आगे से। तो आज की क्लास में यही ख़त्म करता हूँ। अपने चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।